प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे और घर बैठे पढ़ाई एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग ग्रुप 16 के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं और आज ग्रुप 16 के एलिमेंट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखें, हेडिंग लें, ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या। तो आज हम लोग ग्रुप 16 के एलिमेंट्स, ग्रुप 16 एलिमेंट्स की चर्चा करेंगे, उनके ऑक्सीडेशन नंबर की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए, हम लोग देख चुके हैं कि ग्रुप 16 के एलिमेंट्स का जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सामान्य बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP4 होता है। यानी इनके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनको अष्टक पूरा करने के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, इसलिए इस वर्ग के तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? -2 होगी। तो लिख सकते हैं कि इस वर्ग के तत्वों का सामान्य बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP4 होता है। अतः ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए इनकी सामान्य ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। ठीक है, इनका जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सामान्य बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP4 होता है। 2 इलेक्ट्रॉन यदि मिल जाए तो P में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, NH2NP6 हो जाएगा। NH2NP4 इनका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। यदि 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से इनको मिल जाए तो इनका NH2NP6 हो जाएगा। इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहते हैं, इसलिए इनकी सामान्य ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? -2 होती है। ठीक है, यानी ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम सबकी सामान्य ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? -2 होगी। अब -2 ऑक्सीकरण संख्या यानी 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति इस वर्ग में सबसे ज्यादा किसमें होगी? तो जिसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक है, जिसका परमाणु आकार सबसे छोटा है। तो हम लोग जानते हैं कि इस वर्ग के तत्वों में ऑक्सीजन का परमाणु आकार सबसे छोटा है, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक है, अतः 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति सबसे अधिक ऑक्सीजन में होगी। इसलिए -2 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाने की सबसे अधिक प्रवृत्ति किसमें होगी? ऑक्सीजन में। और वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो परमाणु आकार बढ़ता जाता है, विद्युत ऋणात्मकता घटती जाती है, अतः 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति भी घटती जाएगी, यानी -2 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाने की प्रवृत्ति घटती जाएगी। तो चलिए इसको नोट कर लेते हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर
आने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता घटने के कारण -2 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाने की प्रवृत्ति घटती जाती है। ठीक है, यानी यदि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम की बात करें तो ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो जैसे जैसे परमाणु आकार बढ़ता है विद्युत ऋणात्मकता घटती जाती है। विद्युत ऋणात्मकता घटती जाती है, इसलिए -2 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाने की प्रवृत्ति भी क्या होगी, घटती जाएगी। यानी -2 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाने की प्रवृत्ति सबसे अधिक किसमें होगी, तो जिसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन का है, इसलिए ये -2 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाने की जो प्रवृत्ति है, इसमें अधिकतम होगी। ठीक है, और सबसे कम किसमें होगी, पोलोनियम में। पोलोनियम में इसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होती है और -2 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाने की प्रवृत्ति इसमें इतनी कम होती है कि यह -2 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता ही नहीं है। यानी यह -2 ऑक्सीकरण संख्या नहीं दर्शाता है। क्लियर? तो हम लोग देखें कि सबसे अधिक -2 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाने की प्रवृत्ति किसकी होगी, ऑक्सीजन की। क्यों होगी, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। और सबसे कम किसमें होगी, पोलोनियम में। पोलोनियम में इतनी कम होती है, विद्युत ऋणात्मकता कम होता है, -2 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाने की प्रवृत्ति इतनी कम होती है कि यह -2 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता ही नहीं। क्लियर? तो ये हम लोग देखें कि इस वर्ग के तत्व -2 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं और -2 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाने की प्रवृत्ति वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो क्या होती है, घटती जाती है। अब हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या, देखिए ऑक्सीजन का सामान्य ऑक्साइड में, नॉर्मल ऑक्साइड में इसका ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है। नॉर्मल ऑक्साइड जैसे मान लीजिए कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑक्सीजन का -2 होगा, सोडियम ऑक्साइड -2 होगा, कार्बन डाइऑक्साइड -2 होगा, एक्सेट्रा। ठीक है, ऑक्सीजन का पेरोक्साइड में इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड -1, सोडियम पेरोक्साइड -1, बेरियम पेरोक्साइड -1, यानी पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होगी। सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1/2 होती है। जैसे मान लीजिए पोटेशियम सुपर ऑक्साइड -1/2 होगी। O2F2 में +1 होता है और OF2 में +2 होता है। ये मात्र 2 ही कंपाउंड हैं जिनमें ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर दर्शाता है, बाकी किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर नहीं दर्शाता। तो यहां नोट करके लिख सकते हैं कि O2F2 तथा OF2 को छोड़कर किसी भी यौगिक में ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर
नहीं दर्शाता है, नहीं दर्शाता है। केवल किस में दर्शाता है? O2F2 और OF2 में। इसमें भी क्यों दर्शाता है? क्योंकि यहाँ फ्लोरीन जो है वो ऑक्सीजन से अधिक विद्युत ऋणात्मक है। तो जब ऑक्सीजन से अधिक विद्युत ऋणात्मक यहाँ मौजूद है तो ऑक्सीजन यहाँ क्या होगा? विद्युत धनात्मक, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या पॉजिटिव होती है। तो सिर्फ यही दो कंपाउंड हैं O2F2 और OF2 जिसमें ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर दर्शाता है, बाकी किसी भी यौगिक में ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर नहीं दर्शाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत हो रहा होगा पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड में, तो थोड़ा सा इसको समझिए। जैसे मान लीजिए कि यदि किसी यौगिक में O पर -2 चार्ज है तो इसको कहा जाता है नॉर्मल ऑक्साइड, सिर्फ ऑक्साइड। ठीक है, यदि किसी यौगिक में O2 पर -2 चार्ज है तो इसको कहा जाता है पेरोक्साइड आयन, यह हो गया ऑक्साइड आयन। यदि O2 पर -1 चार्ज है तो इसको कहा जाता है सुपर ऑक्साइड आयन, इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए कि हम यहां पर बात करें तो मैग्नीशियम पर +2 चार्ज होता है तो ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज होगा? -2, यानी ऑक्सीजन पर यहाँ -2 चार्ज है इसलिए नॉर्मल ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहां पर देखिए सोडियम पर +1 चार्ज होता है तो 2 सोडियम पर +2 हो गया, और 2 सोडियम पर +2 होगा तो 2 ऑक्सीजन पर -2 होगा। ठीक है, 2 सोडियम पर जितना टोटल पॉजिटिव होता है उतना ही टोटल नेगेटिव होता है। 1 Na पर +1 होता है तो 2 Na पर +2, अब 2 Na पर +2 हो गया तो यहाँ O2 पर -2 होगा। अब जब O2 पर -2 चार्ज होगा तो इसको कहते हैं पेरोक्साइड आयन, इसलिए इसका नाम हो गया सोडियम पेरोक्साइड। ठीक है, और जब O2 पर 2 माइनस चार्ज होगा तो 1 ऑक्सीजन पर कितना होगा? 2 ऑक्सीजन पर -2 चार्ज है तो 1 ऑक्सीजन पर कितना होगा? -1। ऑक्सीकरण संख्या हमेशा एक परमाणु का निकाला जाता है, एक एटम का निकाला जाता है। यहाँ पर 1 ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर -1। क्लियर? हाइड्रोजन का +1, 2 हाइड्रोजन है +2, टोटल इस पर +2 है तो O2 पर कितना होगा? -2, और जब O2 पर -2 चार्ज हो तो इसको क्या कहते हैं? पेरोक्साइड आयन, इसलिए इसका नाम हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया। अब 2O पर O2 पर -2 चार्ज है तो 1 ऑक्सीजन पर कितना होगा? -1, 2 ऑक्सीजन पर -2 है तो 1 ऑक्सीजन पर -1, इसलिए ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या इसमें कितनी हो गई? -1। अब देखते हैं सुपर ऑक्साइड। O2 पर -1 चार्ज हो तो इसको सुपर ऑक्साइड आयन कहा जाता है। ठीक है, पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। क्षारीय धातु जो होते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनके किसी भी यौगिक में इनकी ऑक्सीकरण संख्या सदैव फिक्स होती है और वह +1 होती है। तो पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या +1 है तो टोटल इस पर +1 है तो O2 पर टोटल -1 होगा, O2 पर -1 होगा, और O2 पर -1 चार्ज होगा तो इसको क्या कहेंगे? सुपर ऑक्साइड आयन। तो O2 - सुपर ऑक्साइड आयन हो गया। अब O2 पर, इसलिए इसका नाम हो गया पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। अब O2 पर 1 माइनस चार्ज है, 2 ऑक्सीजन पर 1 माइनस चार्ज है तो 1 ऑक्सीजन पर कितना होगा? -1/2 होगा, इसलिए ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ क्या होगी? -1/2। तब आप नॉर्मल ऑक्साइड, ऑक्साइड आयन, पेरोक्साइड आयन और सुपर ऑक्साइड आयन समझ गए होंगे। अब इसको नोट कर लीजिए, तब इसको आगे बढ़ाते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है ग्रुप 16 के एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर से कि ऑक्सीजन -2 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है, जबकि सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम +2, +4 और +6 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं, क्यों? यानी ऑक्सीजन +2, +4, +6 ऑक्सीकरण संख्या जनरली नहीं दर्शाता है। +2 सिर्फ एक यौगिक में OF2 में दर्शाता है, बाकी उसका कोई यौगिक नहीं पाया जाता है, और +4, +6 तो दर्शाता ही नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन के रूप में, ऑक्सीजन
-2 ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीजन -2 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है, जबकि इस वर्ग के अन्य तत्व अर्थात सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम +2, +4 तथा +6 ऑक्सीकरण संख्या भी दर्शाते हैं। क्यों? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है। ऑक्सीजन -2 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है, जबकि इस वर्ग के अन्य तत्व अर्थात सल्फर, सेलेनियम तथा टेलुरियम +2, +4 तथा +6 ऑक्सीकरण संख्या भी दर्शाते हैं। क्यों? ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं, इसके बाद आंसर लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए, जैसे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या की हम बात करें, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p4 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का सामान्य अवस्था में बाहरी कक्ष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिएगा तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। देखिए, दूसरा कक्ष जो होता है उसमें 2 ही उपकक्ष होता है, s और p, d नहीं होता है। सेकेंड ऑर्बिट में 2 ही सब ऑर्बिट होते हैं, s एंड p, 2d नहीं होता है, तो इसमें 2d का कोई गुंजाइश नहीं है। जब 2d नहीं है तो यह अपनी ऑक्सीकरण संख्या को फैला नहीं सकता है। कितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए -2 दर्शाता है। यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यहाँ कह सकते हैं पहला चीज कि नो d ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल इसके पास नहीं है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 है, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? -2। ठीक है, क्लियर? यदि d रहता तो हो सकता था कि यह अपना 1 इलेक्ट्रॉन इधर भेज देता तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती, तब इसकी संयोजकता बढ़ जाती। लेकिन d ऑर्बिटल नहीं है तो अपनी सहसंयोजकता को फैला नहीं सकता है, सिर्फ 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ऑक्सीकरण संख्या 2 होगी, -2 होगी। अब जरा हम सल्फर को देखते हैं। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, 3d0। देखिए, सल्फर परमाणु संख्या 16 होता है, 2 8 10 6 16। इसमें 3s बाहरी कक्ष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए तो 3s और 3p आ रहा है। ठीक है, जब तीसरा कक्ष आ जाएगा, थर्ड ऑर्बिट आ जाएगा तो 3d आएगा, भले उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, खाली रहेगा, लेकिन 3d आएगा। थर्ड ऑर्बिट में 3s 3p 3d होगा, इलेक्ट्रॉन भले s में रहे, इलेक्ट्रॉन भले s और p में रहे, d भली खाली रहे, लेकिन d उसमें पाया जाएगा। क्लियर? तो चलिए, अब इसके बाहरी कक्ष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए। सल्फर का सामान्य अवस्था में तो s में 3s में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। 3p में कितना है? 1 2 3 4, ये 3p हो गया। 3d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, खाली है। तो यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 है, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर कितनी हो गई? +2। 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अब चलिए, सल्फर उत्तेजित अवस्था में, अब देखिए यहाँ पर वैकेंट d ऑर्बिटल है, रिक्त d ऑर्बिटल है, तो यह अपना इलेक्ट्रॉन इसमें भेज सकता है, क्योंकि यहाँ पर जगह है, खाली जगह है, तो यह इसमें रख सकता है। लेकिन जहाँ जगह ही नहीं है, जहाँ रूम ही अधिक अवेलेबल नहीं है, जैसे मान लीजिए कि किसी मकान में 2 रूम हो,
किसी फ्लैट में 2 रूम हो और 2 आदमी हो, एक रूम में 2 आदमी है, ठीक है, तो उसमें संभावना है कि एक रूम में 2 आदमी है तो एक आदमी दूसरे रूम में जा सकता है, ठीक है। लेकिन यदि किसी फ्लैट में एक ही रूम है और 2 आदमी हैं तो दोनों को एक ही में रहना पड़ेगा। ऐसी कोई संभावना नहीं है कि उसमें से एक आदमी दूसरे रूम में चला जाए। क्लियर? एक फ्लैट का यदि रूम है, एक ही रूम है और 2 आदमी हैं तो दोनों को एक ही में रहना पड़ेगा, मजबूरी है। लेकिन यदि उस फ्लैट में 2 रूम हैं और 2 आदमी हैं और एक रूम में है तो चाहे तो दोनों अलग अलग रूम में रह सकता है। वही स्थिति यहाँ पर है। यहाँ पर कोई रिक्त d ऑर्बिटल नहीं है, कोई रूम खाली नहीं है, रूम है ही नहीं यहाँ पर, इसलिए यहाँ रहना इसकी मजबूरी। लेकिन यहाँ पर खाली जगह है और यह उत्तेजित अवस्था में आएगा, ऊर्जा इसको मिलेगी तो यह इलेक्ट्रॉन इसमें जा सकता है या अकेले हो सकता है। तो अकेले होगा तो देखिए क्या होगा, 3s में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 3p का 1 इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा तो यहाँ 1 बच जाएगा। अब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला आया 3d में, ठीक है। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1 2 3 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहां पर हो गया 4, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर यहां क्या होगा, +4 होगा। क्लियर? अब सल्फर जो है तृतीय सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है, और एनर्जी यदि इसको दिया जाए और ऊर्जा दिया जाए तो यह भी जो युग्मित इलेक्ट्रॉन है इसमें से भी 1 इलेक्ट्रॉन इसमें चला जा सकता है और यह अनपेयर्ड हो सकता है। तो 3s में कितना बच जाएगा, 1, 3p में 1 2 3, 3d में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और 1 यह भी चलाया तो यहाँ चलाया, कितना हो गया अयुग्मित, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 हो गई, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर +6 हो गया। क्लियर? तो यहाँ क्यों +2 +4 +6 दर्शाने का मेन रीजन जो है यह रिक्त d ऑर्बिटल है। रिक्त d ऑर्बिटल की उपस्थिति के कारण सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम सब में यही चीज होगा, ये अपनी सहसंयोजकता को फैला सकते हैं। देखिए फैला रहा है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 था, अब बढ़ाकर 4 कर दिया, बढ़ाकर 6 कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? तो ये d ऑर्बिटल की उपस्थिति के चलते। जबकि ऑक्सीजन में d ऑर्बिटल नहीं होता है, इसलिए वह अपनी सहसंयोजकता को नहीं फैला सकता है, इसलिए उसकी ऑक्सीकरण संख्या सिर्फ -2 होती है। सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम में रिक्त d ऑर्बिटल की उपस्थिति के कारण यह अपनी सहसंयोजकता को फैला सकते हैं, इसलिए +2 +4 +6 ऑक्सीडेशन नंबर भी दर्शाते हैं। तो यदि आंसर लिखना है तो ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा, यह आंसर में ही आएगा। और यहां से ये पूरा लिखने के बाद अब लैंग्वेज क्या लिखना पड़ेगा, इसको लिखा रहे हैं, ये आप नोट कर लिए होंगे। तो लैंग्वेज क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन परमाणु में d ऑर्बिटल की अनुपस्थिति के कारण यह अपनी सहसंयोजकता को विस्तारित नहीं कर सकता। विस्तारित करना मतलब फैलाना, विस्तारित नहीं कर सकता है, इसलिए यह +2 +4 तथा +6 ऑक्सीडेशन नंबर नहीं दर्शा सकता है, जबकि इस वर्ग के अन्य तत्वों में रिक्त d ऑर्बिटल
की उपस्थिति के कारण ये अपनी सहसंयोजकता को विस्तारित कर सकते हैं, इसलिए ये +2 +4 तथा +6 ऑक्सीडेशन नंबर भी दर्शाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। ऑक्सीजन में वैकेंट डी ऑर्बिटल, रिक्त डी ऑर्बिटल नहीं पाया जाता है, इसलिए वो अपनी सहसंयोजकता को विस्तारित नहीं कर सकता है, +2 +4 +6 ऑक्सीडेशन नंबर नहीं दर्शा सकता है। जबकि सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम यानी इस वर्ग के अन्य तत्व में रिक्त डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल पाया जाता है, इसलिए अपनी सहसंयोजकता को विस्तारित कर सकते हैं, इसलिए +2 +4 तथा +6 ऑक्सीडेशन नंबर दर्शा सकते हैं। तो ये आंसर उसका लिखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए आप लोग। तो +4 और +6, ठीक है, +6 ऑक्सीडेशन नंबर जो है यह वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे, वर्ग में इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर +6 ऑक्सीडेशन नंबर दर्शाने की प्रवृत्ति घटती जाती है, जैसे देखिए ऑक्सीजन तो +6 दर्शाएगा नहीं, सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम जो है ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, तो ये जो +6 ऑक्सीडेशन नंबर ये जो दर्शाते हैं इसकी प्रवृत्ति घटती जाएगी। +6 ऑक्सीडेशन नंबर की प्रवृत्ति क्या होगी? घटेगी। क्यों घटेगी? तो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। इनर्ट पेयर इफेक्ट आपको पिछले ग्रुप में भी बताया गया था। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? जैसे देखिए पी ब्लॉक के जो हैवियर एलिमेंट्स, किसी भी ग्रुप में जो भारी तत्व यानी नीचे वाले तत्व होते हैं, उनमें जैसे मान लीजिए इनका सामान्य बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP4 होता है, कुल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 6 है। तो ऊपर जो वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो जो भारी तत्व होते हैं उनमें जो एस इलेक्ट्रॉन होता है, एस इलेक्ट्रॉन नाभिक से काफी करीब होता है। नाभिक से करीब पहले एस होगा, उसके बाद पी होगा, उसके बाद डी होगा, ऐसे होता है। तो नाभिक के करीब पहले एस है, तब पी है, तब डी है, तब एफ है। अब नाभिक के करीब एस है तो एस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल ज्यादा होगा, और नाभिक का आकर्षण बल एस इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा होगा तो एस इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल नहीं पाएंगे, और एस इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं तो अभिक्रिया में भाग नहीं लेंगे, और अभिक्रिया में भाग नहीं लेंगे तो उसी को कहा जाता है कि वे निष्क्रिय हैं। कौन निष्क्रिय है? तो एस वाले इलेक्ट्रॉन। एस में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक जोड़ा। एक जोड़ा मतलब पेयर, पेयर मतलब जोड़ा होता है ना। एक पेयर इलेक्ट्रॉन जो है क्या दर्शा रहा है? इनर्टनेस दर्शा रहा है, निष्क्रियता दर्शा रहा है, इसीलिए इस इफेक्ट को क्या कहते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्लियर? भारी जो तत्व होते हैं पी ब्लॉक में किसी भी वर्ग में, उनमें जो एस इलेक्ट्रॉन नाभिक के करीब होता है, उसके बाद पी, उसके बाद डी ऐसे होगा, तो एस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल अधिक होगा। अधिक आकर्षण बल होगा तो ये इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल नहीं पाएंगे, रिएक्शन में भाग नहीं लेंगे। रिएक्शन में भाग नहीं लेंगे मतलब निष्क्रियता दर्शाएंगे, इनर्टनेस दर्शाएंगे। कौन? तो एस में जो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन है, एक पेयर इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है यह निष्क्रियता, इनर्टनेस दर्शाता है, इसीलिए इस प्रभाव को क्या कहते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, तो वर्ग में ऊपर जैसे जैसे ऊपर से नीचे की ओर आएंगे यह इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ता जाता है। ऊपर से नीचे की ओर आते हैं
तो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, बढ़ता जाता है। और इनर्ट पेयर इफेक्ट जब बढ़ेगा तो अब ये 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इनर्टनेस दर्शाएगा तो कितना बच गया, 4। तो नीचे वाला जो है वो +4 दर्शाएगा, इसकी +4 दर्शाने की प्रवृत्ति अधिक होगी और इसकी +6 दर्शाने की प्रवृत्ति अधिक होगी। यानी +4 दर्शाने की प्रवृत्ति, +4 ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम किस में होगा, तो टेल्यूरियम में, और +6 मैक्सिमम किस में होगा, तो सल्फर में। क्यों, इनर्ट पेयर इफेक्ट के चलते। इनर्ट पेयर इफेक्ट ऊपर से नीचे बढ़ेगा, यानी 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन निष्क्रियता दर्शाएंगे तो कितना बच गया, 4। इसलिए नीचे वाले का +4 मोस्ट स्टेबल होता है, यानी इसका +4 ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, मोस्ट स्टेबल होगा। और इसका कौन मोस्ट स्टेबल होगा, तो +6 जो है मोस्ट स्टेबल होगा। यानी इसके +6 में कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होंगे और इसके +4। क्लियर। तो ऊपर से नीचे आते हैं तो +6 ऑक्सीडेशन नंबर दर्शाने की प्रवृत्ति घटती जाती है और +4 दर्शाने की प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी। इसका +4 मोस्ट स्टेबल होगा, मैक्सिमम होगा इसका +6। चलिए इसको मिलाते हैं। अब थोड़ा सा एक और इंपॉर्टेंट चीज देखिए कि +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो यौगिक होंगे ये ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करेंगे, ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करेंगे। +6 ऑक्सीडेशन नंबर में जैसे SO3, इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +6। SF6 सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +6। तो ये कैसा बिहेव करेंगे, तो ये ऑक्सीकारक की तरह। ऐसे भी यदि किसी यौगिक में केंद्रीय परमाणु अपने अधिकतम, अपने उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में हो तो ऑक्सीकारक होता है। किसी भी यौगिक में केंद्रीय परमाणु उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में हो तो ऑक्सीकारक होता है। और सल्फर की उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या क्या है, +6। +6 से अधिक सल्फर नहीं दर्शा सकता है, +2, +4, +6, -2 दर्शाता है। तो अधिकतम +6 हो गया और न्यूनतम -2 हो गया। तो ये हो गया क्या, ऑक्सीकारक हो गया। ठीक है, यहाँ नोट कर लें कि यदि किसी यौगिक में केंद्रीय परमाणु हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में हो तो क्या होगा, ऑक्सीकारक। जैसे देखिए H2SO4 सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 होगा तो यह भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ऑक्सीकारक हो गया। HNO3 नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5, नाइट्रोजन का मैक्सिमम +5 होता है तो यह भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ऑक्सीकारक हो गया। क्लियर। अब देखिए यदि मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर में हो तो वह कारक होता है। ठीक है, यानी मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स के लिए -2। तो -2 ऑक्सीडेशन नंबर में कोई यौगिक है तो वह क्या होगा, वह अवकारक की तरह व्यवहार करेगा। जैसे H2S सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2 हो गया तो यह अवकारक की तरह व्यवहार करेगा। अवकारक यानी रिड्यूसिंग एजेंट, और यह ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यदि किसी यौगिक में केंद्रीय परमाणु हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में हो तो ऑक्सीकारक, और लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में अवकारक कब होगा, तो अवकारक तब होगा जब लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में सेंट्रल एटम हो। जैसे सल्फर का लोएस्ट क्या होगा, -2, और मैक्सिमम क्या होगा, +6। तो +6 में होगा तो ऑक्सीकारक की तरह, और -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो अवकारक की तरह। अब यदि मान लीजिए दोनों के बीच में जैसे +4 हो, +4 ऑक्सीडेशन नंबर में यौगिक होगा तो वह
ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करेगा, ठीक है ना। +4 ऑक्सीडेशन नंबर में जैसे SO2 में सल्फर का क्या होगा, +4 होगा, तो यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट यानी ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। किसी भी यौगिक में केंद्रीय परमाणु यदि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वह क्या होगा, वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ऑक्सीकारक। यदि लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में है तो वह अवकारक होगा। यदि बीच में है, हाईएस्ट लोएस्ट के बीच में है तो वह क्या होगा, ऑक्सीकारक अवकारक दोनों की तरह बिहेव करेगा। तो ये हम लोग देखे ग्रुप 16 के एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। अब पिछले लेक्चर का हम लोग जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर और आज के लेक्चर पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो ये पिछले लेक्चर पी ब्लॉक 20 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके आंसर हैं और ये आज का लेक्चर जो पी ब्लॉक 21 के कुछ क्वेश्चंस हैं, ये जो आपको पढ़ाया गया उसी पर आधारित ये सभी, ये 4 क्वेश्चन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग बना लेंगे, ठीक है। आशा है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो अपडेट होता रहे और डेली आप पढ़ें, समझें, नोट्स बनाएं और जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में उसी दिन रिप्लाई कर रहे हैं, इससे बहुत सी खुशी मिलती है और जो नहीं कर रहे हैं वो भी करना स्टार्ट कर दें। थैंक यू।